नमस्कार और आपका स्वागत है जियो पॉलिटिक्स में। तो जी हाँ, फाइनली वो दिन आ गया है जब इसरो ने अपना थर्ड मून मिशन चंद्रयान-3 सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। हालांकि ये मिशन अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, इस मिशन को अभी पूरा होने में टाइम लगेगा। बट अभी के लिए हमने जो प्रपल्शन मॉड्यूल है जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, वो सक्सेसफुली अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस कर दिया है। सो एक आप कह लो कि हमने अभी लेवल 1 को कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके बाद हमारा टास्क रहेगा कि प्रपल्शन मॉड्यूल को अर्थ के ऑर्बिट से निकाल कर मून के ऑर्बिट में प्लेस करना, जो कि इतना मुश्किल रहेगा नहीं। बट जैसे ही प्रपल्शन मॉड्यूल मून के ऑर्बिट में प्लेस हो जाएगा, फिर इसके बाद इसरो के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क रहने वाला है कि लैंडर को मून की सरफेस पर जैसे तैसे करा के सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने चंद्रयान-2 लॉन्च किया था, उस टाइम हमारा जो लैंडर था वो लास्ट मिनट पर टेक्निकल ग्लिच के कारण मून की सरफेस पर क्रैश हो गया। जो मिशन हमारा ऑलमोस्ट सक्सेसफुल रहने वाला था वो इस इंसिडेंट की वजह से नहीं हो पाया। हालांकि हमारा जो मिशन था वो ऑलमोस्ट 95% सक्सेसफुल रहा था। हमने अपने रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया, फिर अपने ऑर्बिटर को अर्थ की ऑर्बिट से निकाल कर मून की ऑर्बिट में सक्सेसफुली प्लेस कर दिया। बट लास्ट मोमेंट पर हमारा ऑर्बिटर मून की सरफेस पर जा टकराया। सो दिस टाइम हमारी इसरो टीम के लिए ये मिशन बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रहने वाला है, स्पेशली लैंडर को मून की सरफेस पर उतारने को लेकर। क्योंकि एक बार लैंडर मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ले तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अपने रोवर को इजीली मून की सरफेस पर उतार सकेंगे। फिर इसके बाद रोवर को वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जो पिक्चर्स लेनी है, वो इजीली कर पाएगा। और बाय द वे, इस मिशन में लैंडर और रोवर तो रहेगा, बट चंद्रयान-2 की तरह ऑर्बिटर कंसिस्ट नहीं करेगा, बल्कि प्रपल्शन मॉड्यूल होगा जो कि लैंडर और रोवर को कैरी करेगा, जो कि एक टाइम पर आकर कम्युनिकेशन सैटेलाइट की तरह बिहेव करेगा। सो नाउ यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि चलो एक बार लैंडर मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ले, तो कब तक हमारा लैंडर और रोवर मून की सरफेस पर फंक्शन कर सकेगा, कब तक वर्क करेगा? देखो, बताया तो ये जा रहा है कि लैंडर और रोवर 14 अर्थ डेज तक, 14 दिनों तक फंक्शन कर सकेगा मून की सरफेस पर। बट ये भी हो सकता है कि ये इस टाइम फ्रेम को सरपास कर दे, जिससे कि रोवर को और सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा अपनी रिसर्च के लिए। और हम इस मिशन के कॉस्ट की बात करें तो ये मिशन 77 बिलियन US डॉलर, जो कि रफली 615 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। प्रीवियसली चंद्रयान-2 रफली 978 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ था। सो पहले के मिशन से इस पर्टिकुलर मिशन की कॉस्ट कम रहेगी, बट ये मिशन इफेक्टिव रहेगा। नाउ ऑफ कोर्स आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कितने देश हैं जिन्होंने अपने मून मिशन कंप्लीट कर चुके हैं। देखो, गिनती के सिर्फ 11 ही कंट्रीज आपको मिल जाएंगी जो मैनेज कर पाई हैं अपने स्पेसक्राफ्ट को मून पे भेजने को। सोवियत यूनियन, यूएस, जापान, चाइना, इंडिया, इजराइल, इटली, लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया, यूएई और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। बाय द वे, यूरोपियन स्पेस एजेंसी कोई कंट्री नहीं है, ये आप एक कह लो कि यूरोप के कई देशों का संगठन है। और इन लूनर मिशंस की बात करें तो सिर्फ यूएस अकेला ऐसा देश है जिसने कि एक ह्यूमन को, लिटरली इंसान को, सक्सेसफुली मून की सरफेस पर भेजा है अपने अपोलो 11 मिशन में, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में एक मेजर अचीवमेंट है। वहीं सोवियत यूनियन पहला कंट्री बना था जिसने कि फर्स्ट मून मिशन लॉन्च किया था 1959 में, वो भी अपने 6th अटैम्प्ट में। फिर यहीं से मून मिशन की शुरुआत हुई और कंपटीशन स्टार्ट हो गया बिटवीन सोवियत यूनियन और अमेरिका। और हम ओवरऑल देखें तो इन 11 कंट्रीज में से सिर्फ 3 कंट्रीज ही अपने रोवर को मून की सरफेस पर डिप्लॉयड कर पाई हैं। जी हाँ, 3 ही कंट्रीज हैं जिनके की ऑपरेटिंग रोवर्स हैं मून पर, सोवियत यूनियन, यूएस और मोस्ट रिसेंटली चाइना तीसरा देश बना है। वैसे यूएई ने भी अटेम्प्ट दिया था अपने रोवर को मून पर उतारने को मोस्ट रिसेंटली ही, बट इवेंचुअली कॉन्टैक्ट लूज होने के कारण रोवर मून की सरफेस से जा टकराया और ये मिशन अनसक्सेसफुल रहा। सो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक और मौका है। अगर हम अपने रोवर को सक्सेसफुली मून की सरफेस पर उतार लेते हैं तो फॉर श्योर हम 4th कंट्री बन जाएंगे आफ्टर सोवियत यूनियन, अमेरिका और चाइना, जिसने कि सक्सेसफुली रोवर को मून की सरफेस पर उतारा होगा। देखना होगा कि इस मिशन का क्या रिजल्ट निकलता है। और करेंटली जापान और ग्रीस भी प्लान कर रहे हैं अपने रोवर को मून पर उतारने को। सो कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है। देखना होगा कि इस लिस्ट में 4th कंट्री कौन बनेगा जो अपने रोवर को मून की सतह पर उतार सकेगा। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब हमने 2018 में चंद्रयान-2 लॉन्च किया था तब इस मिशन में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। लैंडर और रोवर का काम था कि मून की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, बट अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पाया। बट जो ऑर्बिटर था उसका काम था कि मून को ऑर्बिट करना, मतलब कि चांद के चक्कर लगाना, जो कि वो अभी तक करता आया है। जी हाँ, लिटरली चंद्रयान-2 का जो ऑर्बिटर है वो आज भी मून को ऑर्बिट कर रहा है और उसके सारे पेलोड्स काम कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। इसलिए चंद्रयान-3 में हमें ऑर्बिटर की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा एक ऑर्बिटर ऑलरेडी मून को ऑर्बिट कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली ये अगले 2 या 3 सालों तक ऐसे ही ऑपरेशनल रहेगा। और फिर हम स्पेस इकोनॉमी की बात करें तो एस्टिमेट ये बताते हैं कि ये इकोनॉमी 447 बिलियन US डॉलर की है एज ऑफ नाउ। और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये बाय 2025 ये ग्रो होकर मैसिव 600 बिलियन US डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी। सो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपनी प्राइवेट स्पेस कंपनीज को इस मार्केट का ईजी एक्सेस दें, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्टर में चाइना और ऑब्वियसली अमेरिका हमसे कई गुना आगे है। आपको बता दूं, यूएसए की प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स, रशिया और चाइना मेन प्रोवाइडर हैं सैटेलाइट लॉन्चर्स के, जिससे कि ये
अच्छे खासे प्रॉफिट कमा लेते हैं। बट मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि स्पेसएक्स जो दूसरे देशों की या प्राइवेट कंपनीज की जो सैटेलाइट लॉन्च करता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है, और दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में बिजी है। सो किसी देश को या किसी प्राइवेट कंपनी को अपनी सैटेलाइट स्पेस में भेजनी है तो वो देखेगा कि स्पेसएक्स तो बहुत महंगा है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में बिजी है, तो बचता तो सिर्फ चाइना है। तो मोस्टली जो सैटेलाइट्स होती हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट चाइना को मिल जाता है। बट इस केस में इंडिया एक की प्लेयर हो सकता है अगर हम अपने प्राइवेट प्लेयर्स को इस स्पेस गेम में ला सके, और इसका प्रयास हमारी गवर्नमेंट ने 2020 से ही शुरू कर दिया था, जब गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स ईज कर दिए थे, मतलब कि आसान कर दिए थे प्राइवेट सेक्टर सैटेलाइट्स और रॉकेट कंपनीज के लिए। इन कंपनीज को अलाउ किया गया कि वे खुद से इंडिपेंडेंटली स्पेस एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर सके, बट फिर भी इंडिया चाइना से कई सौ दूर है। आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि मार्च 2020 तक अर्थ के ऑर्बिट में जितनी भी सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही हैं उनमें से 13.6% चाइना ओन करता है और सिर्फ 2.3% इंडिया ओन करता है। यहाँ पर आप फोकस करिए कि इंडिया और चाइना का गैप आप देखिए, इसे तो हम कंपेयर तक नहीं कर सकते, बट इवेंचुअली हमें धीरे धीरे चाइना के एक आप कह लो कि बराबर होना पड़ेगा, चाइना से कम्पीट करना पड़ेगा। सो नाउ हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें कि इन्होंने कितनी डेवलपमेंट कर ली अपने स्पेस प्रोग्राम में, तो नेपाल ने 2019 में अपनी पहली नैनो सैटेलाइट लॉन्च करी थी नेपाली सेट नाम से, जिसको कि बर्ड्स प्रोग्राम के अंडर कंस्ट्रक्ट किया गया था, और इसका मास ओनली 1.3 kg था, और इसको नेपाल एकेडमिक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा फंड किया गया था, और इसको बाद में फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मदद से डिप्लॉयड किया गया। वैसे हम बर्ड्स प्रोग्राम की बात करें तो ये उन कंट्रीज़ को सपोर्ट देता है जो खुद की अपनी सैटेलाइट स्पेस में नहीं भेज सकते। अभी तक नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान की सैटेलाइट इस प्रोग्राम के अंडर स्पेस में डिप्लॉयड करी गई हैं। मोस्टली ये नैनो सैटेलाइट्स होती हैं, मतलब कि छोटी सैटेलाइट जिनका मास 1 से लेकर 10 kg तक का हो सकता है। श्रीलंका ने अपनी रावणावन जो सैटेलाइट है उसे इस बर्ड्स प्रोग्राम के अंडर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की हेल्प से डिप्लॉयड करी थी। यहाँ पर आपने इस सैटेलाइट के नाम पर जरूर फोकस किया होगा, रावणावन। जी हाँ, इस सैटेलाइट का नाम रामायण में जो रावण का कैरेक्टर है उससे इंस्पायर्ड है, और इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। दरअसल श्रीलंका में जो सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते थे वो कुछ ऐसा नाम चाहते थे जिससे कि श्रीलंकन कल्चर और हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करे। चॉइस तो ये थी कि इस सैटेलाइट का नाम दादू मुनारा रख दे। दादू मुनारा, आपको बता दूँ, श्रीलंकन ओल्ड स्टोरीज के अकॉर्डिंग एक फ्लाइंग डिवाइस था जो श्रीलंका में अपीयर हुआ करता था, और दादू मुनारा को फर्स्ट एयरक्राफ्ट एवर क्रिएटेड माना जाता था श्रीलंकन स्टोरीज के अकॉर्डिंग। बट ये नाम रिजेक्ट कर दिया बिकॉज इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, क्योंकि जो नॉन नेटिव श्रीलंकन्स थे उनको ये नाम प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्टी हो रही थी। सो एट लास्ट रावण जो कि किंग था श्रीलंका का, उनके ऊपर सैटेलाइट का नाम रखा गया। फिर भूटान ने भी अपनी फर्स्ट सैटेलाइट भूटान 1, जो कि ऑब्वियसली एक नैनो सैटेलाइट है, उसे बर्ड प्रोग्राम्स के अंदर स्पेस में डिप्लॉयड कराई। और बांग्लादेश ने भी अपनी सैटेलाइट बंगबंधु सैटेलाइट लॉन्च कराई थी, बट बर्ड्स प्रोग्राम से नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी की हेल्प से। इसको डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर थेज एलेना स्पेस ने करी थी, और इसकी टोटल कॉस्ट अराउंड $284 मिलियन की थी। और इस पर्टिकुलर सैटेलाइट से बांग्लादेश अपने आसपास के रीजन को ईजिली कवर अप कर पाएगा, जैसे बे ऑफ बंगाल, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, फिलीपींस और इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं और इंडोनेशिया, सब ईजिली कवर कर पाएगा ये पर्टिकुलर सैटेलाइट। और हमारा एक और नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, इनकी स्पेस एजेंसी की बात करें तो कुछ खास मुझे मिला नहीं है। इवन इन लोगों के पास अभी तक रॉकेट लॉन्च करने की कैपेबिलिटीज़ तक डेवलप नहीं कर पाए हैं ये लोग, और ये खुद के सैटेलाइट्स है ना वो चाइना से लॉन्च करवाते हैं। सो इस पर बात करने का कोई पॉइंट नहीं रहता, क्योंकि ये कहीं से भी प्रिपेयर्ड नहीं है हमें कंपटीशन देने को। और फिर हम अपने चंद्रयान 3 जो मिशन है उस पर वापस आएँ तो आप एक बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस क्वेश्चन मुझसे ये पूछ सकते हो कि ये मिशन एग्जैक्टली किस डेट को मून की सरफेस पर उतरेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये मोस्ट प्रोबेबली 23 अगस्त या इसी के आसपास लैंड कर सकता है, वो भी मून के साउथ पोल पर। यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मून के साउथ पोल पर है क्यों। देखो, मून का जो साउथ रीजन है उसे इतना एक्सप्लोर किया नहीं गया अभी तक। सो इसलिए इसरो के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस रीजन को एक्सप्लोर किया जाए। तो आपको 23 अगस्त जो डेट है याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रहने वाला है इसरो के लिए और ऑब्वियसली पूरे देश के लिए। और एक और बात, मून का जो साउथ रीजन है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये अज्यूम किया जा रहा है कि इस रीजन में वाटर, हाइड्रोजन जैसे अनटैप्ड रिसोर्सेज प्रेजेंट है। वाटर एक आप कह लो कि क्रिटिकल रिसोर्स है लॉन्ग टर्म एक्सप्लोरेशन के लिए, अगर मून पर रहना है तो खैर, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे भी ऐसा ही कंटेंट देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।